एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी लेक्चर। आज हम पढ़ रहे लेसन थर्ड बारे अंदर। तो इसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल। उनका जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ था। परिचय: घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग्यों में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय हैं। प्रमुख कृतियां: हंसी घर के आईने, हास्य व्यंग्य, आजादी की दुम, आई एम सॉरी, हास्य कविता संग्रह, अपने अपने सपने लघु कथा संग्रह, गद्य संबंधी। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अस्पताल में भर्ती हो जाए तो उसको तो हमदर्दी दिखाने जो लोग आते हैं उनसे मिलने, या फिर वो परिचित हो या फिर अपरिचित हो, तो कैसे एक व्यक्ति का आराम पूरा हराम कर देते हैं, या फिर उस व्यक्ति के कारण मरीज कैसे परेशान हो जाता है, उस सब के बारे में लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से बताया है। तो चलो सुनते हैं। उस दिन जब पूज्यवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर लेखक साइकिल पर घर जा रहे थे। पूज्यवादी मतलब कैपिटलिज्म और समाजवादी मतलब सोशलिज्म पर भाषण सुनकर घर जा रहे थे। उनके सामने से कार आ रही थी। लेखक कहते हैं कि उस भाषण सुनने के प्रभाव से मेरे साइकिल को अधिक जोश आया या फिर उस कार को अधिक गुस्सा, ये वो निश्चित रूप में बता नहीं पा रहे थे। लेकिन जब वो एक दूसरे के सामने तो एक दूसरे को घृणा से देखकर आपस में भिड़ गए। घृणा मतलब नफरत से देखकर आपस में भिड़ गए और फलस्वरूप लेखक की टांग टूट गई। तो फिर लेखक कहते हैं कि अगर मैंने पूज्यवादी और समाजवादी के मामले में अपनी टांग नहीं अड़ाई होती तो मेरी आज टांग नहीं टूटती। फिर एक्सीडेंट हो जाने के बाद इंसानियत आज भी कायम है, जो दिखाने के लिए कुछ लोग लेखक की मदद करने के लिए आए। इंसानियत क्या होती है कि अगर हम किसी को दुखी पाते हैं या फिर कोई संकट में होता है तो उसकी जाकर मदद करना इंसानियत का धर्म होता है। तो उस दिन जब लेखक का एक्सीडेंट हो गया था, वही कुछ लोग उनकी मदद करनी तो उनके पास दौड़ते थे। फिर जब लेखक कहते कि उनकी जब आँख खुली तो उन्होंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया और इर्द गिर्द उनके कुछ परिचित अपरिचित व्यक्ति खड़े थे। इर्द गिर्द मतलब आजू बाजू, और परिचित मतलब जिनको हम जानते, अपरिचित मतलब जिनको हम नहीं जानते। वैसे चेहरे उनके आजू बाजू में खड़े थे। उन्होंने जब देखा कि लेखक ने आँखें खोली तो उनके चेहरे पर एक उत्सुकता की लहर दौड़ गई। उत्सुकता मतलब बेकरारी। उन्हें बहुत खुशी हो गई थी। तो लेखक ने कराते हुए पूछा कि मैं कहाँ हूँ। तो फिर एक चेहरा बहुत तेजी से जवाब देता है कि आज आपका एक्सीडेंट हो गया था, आप अभी सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती हो, और क्या, अब घबराने की कोई बात नहीं, और एक्सीडेंट में सिर्फ आपका एक पैर फ्रैक्चर हो गया है। तो फिर लेखक उसे देखते और बोलते कि ये जो व्यक्ति था वो सिर्फ मेरी आँख खुलने की राह देख रहा था कि कब मैं अपनी आंखें खोलूंगा और ये फटाफट मुझे जवाब देता जाएगा। तो फिर लेखक कहते कि मैंने अपने पैर की ओर देखा। मेरा एक पैर सही सलामत था और दूसरा पैर रेत की थैली के सहारे स्टैंड पर लटक रहा था। तो उस दिन लेखक ने नए मुहावरे का जन्म किया। लेखक कहते कि टांग का टूटना अर्थात सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। उस दिन उन्होंने एक नए मुहावरे का जन्म किया था। फिर बोलते सार्वजनिक अस्पताल तो मानो सुनते उनका मन बहुत भयभीत हो जाता है। अस्पताल वैसे बहुत खतरनाक चीज है, अगर उसके भी सार्वजनिक लग जाए तो उनका यह ख्याल था कि आत्मा का परमात्मा से मिलने का समय हो गया। परमात्मा मतलब ईश्वर, मतलब हमारा ईश्वर से मिलने का समय हो गया है, इसलिए बहुत भयभीत हो गए थे पहले से। फिर लेखक कहते हैं अब मुझे यह लगने लगा था उनको कि उनकी टांग टूटना तो सिर्फ एक घटना थी उनकी लाइफ की। दुर्घटना तो ये थी कि वो सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती थे। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की होने वाली थी जो लोग हमदर्दी दिखाने के लिए अस्पताल में मिलने वाले थे। वो लोग कभी कभी इतने आ जाते हैं कि पूरा जो मरीज होता है उसका आराम हराम कर देते, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है आराम की। और मैं तो अभी था प्राइवेट वार्ड में, तो प्राइवेट वार्ड मतलब खुला निमंत्रण। जनरल वार्ड में क्या होता है कि नियमित समय होता है कि आप उस समय में ही जाकर मरीज को परेशान कर सकते हो। प्राइवेट वार्ड मतलब एक अनलिमिटेड टाइम, आप मरीज को कभी भी जाकर परेशान कर सकते हो।
उसमें कोई समय की पाबंदी नहीं होती। तो एक खुला निमंत्रण होता है अपने रिश्तेदारों के लिए, परिचितों के लिए, मित्रों के लिए कि आओ भाई आओ, कभी भी आओ, जितनी देर रुकना है तब तक रुको, जितना परेशान करना है तब तक परेशान करो, कोई भी पाबंदी नहीं है। तो फिर वो बोलते हैं कि अपने सारे बदले लेने का ये सही समय होता है कि जिसको अपने बदला लेना होगा वो आएगा, आपको हमदर्दी दिखाने लगेगा, तो उसकी हमदर्दी की हमदर्दी भी हो जाएगी और बदले का बदला भी पूरा हो जाएगा। मिलने वाले का ख्याल आने से लेखक को लगा कि अभी उसकी दूसरी टांग भी टूट जाएगी। मुझे मिलने की, लेखक कहते हैं कि उनसे मिलने के लिए पहले वो लोग आए जिनका कुछ बॉडी पार्ट टूटने के समय पे लेखक मिलने गए थे, तो भी इन रिटर्न वो भी लोग लेखक को हमदर्दी दिखाने के लिए आए थे। तो उनके हमदर्दी में एक बात बहुत खास होती है कि देखो भाई, वक्त सब पर आता है। उस टाइम पे हमारा पैर टूटा था या फिर कुछ बॉडी पार्ट फ्रैक्चर हुआ था तो तुम हमदर्दी दिखाने के लिए आए थे, आज तुम्हारा पैर फ्रैक्चर हुआ है तो हम हमदर्दी दिखाने के लिए आए हैं। जिनके वक्त हम हमदर्दी दिखाना चाहते हैं और जब वो इमिटन आते हैं तो लगता है कि शायद वो इस दिन का इंतजार ही कर रहे होंगे कि कभी हमारा कुछ बॉडी पार्ट फ्रैक्चर हो जाए और कुछ कभी वो अपना एहसान चुकाने के लिए, हमदर्दी दिखाने के लिए आ जाए। वो तो ठीक है, कभी कभी क्या हो जाता है कि दर्द के मारे तो मरीज को वैसे भी नहीं आती और ऊपर से आकर परेशान कर देते हैं। उस टाइम में लेखक ने फिक्स कर दिया था कि आज कोई भी मिलने आ जाए या फिर कोई भी हमदर्द दिखाने आ जाए, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। इसलिए वो अपने बेड पर चुपचाप पड़े रहे। उस दिन उनके ऑफिस के सबसे बड़े बाबू उनसे मिलने के लिए आए। जब वो आए तो उन्होंने लेखक को सोता हुआ पाया, तो वापिस जाने के बजाय उन्होंने सोचा कि अगर लेखक ने उनको आँख खोलकर देखा नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा कि हमदर्दी दिखाने के लिए आए थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, लेखक की बॉडी को धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दिया। फिर भी लेखक ने अपनी आंखें नहीं खोली तो उन्होंने क्या किया, लेखक का जो टूटा हुआ पैर था उसको धीरे से दबाया और जब लेखक दर्द के मारे चिल्लाए और उठे तो उन्होंने पूछा कि भाई अब तुम्हारा दर्द कैसा है, और वो भी हंसते हंसते पूछा। तो लेखक बोलते कि जो आते हैं मिलने के लिए, हमदर्दी दिखाने के लिए, तो कोई सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए आता है, सिर्फ औपचारिकता के लिए, सिर्फ अपना सूरत दिखाने के लिए आते हैं। उनको हमदर्दी तो होती नहीं है, सिर्फ पेशेंट को परेशान करने के लिए आ जाते और मजे लेकर चले जाते हैं। ये तो उनकी बात थी जो सिर्फ औपचारिकता दिखाने आते हैं। अब होते हैं जो मोहल्ले वाले क्या करते हैं, अपने अपनी फुर्सत के हिसाब से आते हैं। उस दिन मोहल्ले की सोना भाई अपने 4 बच्चों के साथ आई और जब आई तो उन्होंने बच्चों के साथ ऐसा इंट्रोडक्शन किया कि जैसे कि चिड़ियाघर में किसी हम प्राणी के साथ इंट्रोडक्शन करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेखक की और इशारा किया और बोला कि ये देखो चाचा जी, जैसे कि हम चिड़ियाघर में बच्चों को प्राणी वगैरह दिखाते थे, बोलते ये देखो बंदर, उनका भी सेम रिएक्शन था और उसी अदा से वो बात कर रही थी। सोनाबाई जब अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मेरे लेखक के मन में ख्याल आ ही रहा था कि आज फिर से कोई दुर्घटना हो। उसी समय जो उनके बच्चे थे सोनाबाई की 4, एक कुर्सी पर चढ़ने लगा, एक मेज पर चढ़ने लगा। सोनाबाई की छोटी लड़की थी, वो दवाई की शीशी के साथ डांस करने लगी। उसको मैं बोलने ही वाला था कि रप रप के आवाज ने लेखक का ध्यान बटाया। वो देखते हैं तो क्या, सोनाबाई का एक लड़का उनकी पैर के साथ जो रेत की थैली लटकी थी उसके साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। तो उसको डांटने ही वाले थे, तब तक सोनाबाई की लड़की ने वो दवाई की शीशी पटक दी। तो उनको लगा कि सोनाबाई उसको डांटेगी, इसलिए वो देख रहे थे कि सोनाबाई ने एक पल उसको गुस्से से घूरा और दूसरी बार हंसते हुए बोलती है कि पेड़े बटो भैया, ये तो बहुत खुशी की बात है, दवाई गिरी मतलब बीमारी गई, अब आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो फिर यह कहने के बाद सोनाबाई 2 घंटे के बाद अस्पताल से चली गई। वो भी यह कहकर चलेगी कि भैया मैं फिर से आपको मिलने के लिए आ जाऊंगी। उनके वो शब्द सुनने के बाद लेखक अंदर ही अंदर भय से कांप रहे थे। अभी जो हमदर्दी दिखाने वाले थे उनकी 3 कैटेगरी कंप्लीट होगी। पहली वो जब वो अस्पताल में भर्ती तो हमदर्दी दिखाने के लिए गए थे और वो इन रिटर्न आ गए। सेकेंड वाले जो औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं और थर्ड वाले मोहल्ले वाले। सबसे खास होते हैं जो 4th कैटेगरी के लोग जो दूसरे शहर से फिर दूसरे गांव से सिर्फ हमदर्दी दिखाने के लिए आते हैं। एक दिन क्या हो गया था
कि एक टैक्सी लेखक के कमरे के सामने आकर रुक गई और उसमें से जो आदमी निकला वो दौड़ते दौड़ते आया और लेखक के छाती पर अपना उल्टा से रखकर रोने लग गया और बहुत जोर से रो रहा था और कहने लगा कि तुम्हें क्या हो गया, सत्यानाश हो उस कार वाले का जिसने तुम्हारी यह दशा कर दी। तो लेखक दिल में ही कहने लगे, मुझे हुआ सो हुआ, तुझे क्या हुआ भाई, तू क्यों रोता है। तो फिर वो रो ही रहा था। फिर कुछ क्षण हो गए, थोड़ा उसने रोना कम कर दिया और जब उसने लेखक की आंखों में आंखें डालकर देखा तो चुप हो गया। लेखक कहते हैं फिर उसने कहा कि माफ कर देना भाई, मैं गलती से गलत कमरे में आ गया। आजकल के लोग कुछ बताते भी तो नहीं है ना कि कौन सा कमरा था। मुझे लगा कि गुप्ता जी का कमरा है, शायद गुप्ता जी बगल वाले कमरे में होंगे। यह कहकर वो हंसते हंसते माफ करना कह के चला गया। अब सेम आवाज मुझे वो बगल वाले कमरे में सुनाई दे रही थी, वैसे जैसे वो मेरे सामने रो रहा था। उस व्यक्ति से ज्यादा गुस्सा लेकर कहते हैं कि मुझे अपनी पत्नी पर आया कि उसने क्या किया। वो इस तरह से रो रहा था तो उसे लगा कि मेरा कोई करीबी दोस्त होगा या फिर करीबी रिश्तेदार होगा, इसलिए उसने उसके टैक्सी के पैसे दे दिए थे और वो मेरा कुछ लगता भी नहीं रहा था, इसलिए मुझे अपनी बीवी पर ज्यादा गुस्सा आया। लेकर कहते हैं हमदर्दी जताने वो लोग जरूर आएंगे जिनकी हम शक्ल भी देखना नहीं चाहते या फिर सूरत भी देखना पसंद नहीं करते। हमारे एक शहर में कवि है श्री लक्कानंद, उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। बेतुकी कविता मतलब बिना वजह कोई समय नहीं देखना, कोई जगह नहीं देखना और अपनी कविताएं शुरू कर देते। तो उनकी बेतुकी कविताओं की वजह से सारा शहर परेशान था। अगर मैं उन्हें दूर देखता तो दूर से भाग जाते। तो फिर एक दिन क्या हुआ, वो लेखक को मिलने के लिए अस्पताल चले, अपना जो झोला होता है वो दबाया था बगल में और चले आ रहे थे। लेखक से मिलने के बाद बोलते हैं कि मैं 3-4-5 दिन से कवि सम्मेलनों में बहुत व्यस्त था। कवि सम्मेलन मतलब जिधर कविताएं सब कवि एकत्र आकर अपनी अपनी कविताएं पेश करते, उसे कवि सम्मेलन बोलते हैं। मैं 4-5 दिन से कवि सम्मेलनों में बहुत व्यस्त था, पर सच क्यों तुम्हारे दर्द की वजह से मैं मन में अति व्यस्त था, अस्वस्थ था। मुझे ना रात में नींद आ रही थी ना मैं सो पा रहा था और उसी संदर्भ में मैंने एक कविता बनाई है। ऐसा कहते ही उन्होंने अपने झोले में से डायरी निकाली और कविता सुनाने लगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। फिर उन्हें जब कविता सुनाई तो उनकी कविता थी, असम की राजधानी है शिलोंग, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। अब ये कविता सुनकर मुझे तो बहुत गुस्सा आया था। तो फिर वो मेरी तरफ ऐसे देखते हैं, लेकर कहते कि जनू मतलब वो जैसे जानना चाहते हो। उनकी एक आंख पूछ रही थी कि बताओ कविता कैसी थी, और दूसरी आंख पूछ रही थी कब अब तू मेरे से कैसे भागेगा। पर लेखक को बहुत गुस्सा आ रहा था। लेखक ने कैसे वैसे उनको चाय पिलाई और कविता सुनने का वादा कर उनको अस्पताल से विदा कर दिया। ये जो लोग हमदर्दी दिखाने आते हैं उनसे मिलने के बाद अब लेखक ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते कि हे भगवान, तुझे अगर मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी होगी तो ऐसी जगह तोड़ना जिधर मेरा कोई भी परिचित रिश्तेदार या मित्र ना हो, क्योंकि वो मिलने आते तो पूरा परेशान कर देते और जो हमदर्दी दिखाने आते हैं उनके दिल में जरा भी दिल में दर्द नहीं होता, वो सारे बेदर्द होते हैं, जिनके लिए मतलब जिनके मन में दूसरों के लिए कोई दुख की भावना ही नहीं होती। यह पाठ हंसी घर के आईने में से लिया गया था और इस पाठ से हम वो एक तात्पर्य देना चाहते थे कि अगर कोई भी मरीज अस्पताल में भर्ती है और अगर आपको उसको शांति देने के लिए जाना भी होगा तो आप एक निश्चित समय में जाए ताकि उसको कोई परेशानी ना हो। अपने साथ बच्चों को लेकर मत जाओ, क्योंकि बच्चे बहुत चुलबुले होते हैं, एक जगह पर वो स्थिर नहीं बैठ सकते, तो इसके लिए बच्चों से उनको परेशानी हो सकती है। तो ऐसी जगह बच्चों को लेकर मत जाओ। अगर आप जा भी रहे हो हमदर्दी दिखाने के लिए तो ज्यादा देर तक मत रुको, ज्यादा जोर से बात मत करो, उनको आराम भी उतना ही महत्व होता है। ये सब बताना लेखक का तात्पर्य था इस लेसन में। इस लेसन के नीचे कुछ दो मुहावरे का हम अर्थ जान लेते हैं और वाक्य भी देख लेते हैं। फर्स्ट है टांग अड़ाना, मतलब बाधा डालना किसी भी काम में। तो वाक्य बनता है कि राहुल हमेशा दूसरों के काम में टांग अड़ाता रहता है, मतलब दूसरों के काम में बाधा डालता रहता है। फिर सेकेंड है कांप उठना। कांप उठने का अर्थ होता है भयभीत होना, किसी भी चीज को देखकर घबराना, एक मन में अलग सा भय निर्माण होना।
तो उसका वाक्य है कि चिड़ियाघर में शेर को देखकर बच्चे कांप उठे। चिड़ियाघर में शेर को देखकर बच्चों का मन भयभीत हो गया, घबरा गए। लेसन के बाद हम जाते हैं स्वाध्याय की ओर। क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर 30, संदर्भ पूर्ण कीजिए। मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं, मतलब जो लोग लेखक को मिलने आ रहे थे, हमदर्दी दिखाने आ रहे थे, उनकी क्या विशेषताएं थी। तो उन्होंने बोला है कि वो बहुत बेदर्द होते हैं, इन्हें मरीज से कोई हमदर्दी नहीं होती, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, और कुछ लोग सिर्फ औपचारिकता दिखाने के लिए आते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ दिखाने के लिए आते हैं। तो जब ये सब पॉइंट है वो पॉइंट आ सकते हैं। 5 पॉइंट मैंने बोले तो 4 ही पूछे, 5वां भी अगर आपको लिखना है एक्स्ट्रा तो आप लिख सकते हो। पॉज करना। अभी हमने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन के आंसर वैसे मैंने लिख दिए कि इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, जरा भी दर्द नहीं होता, सहानुभूति भी नहीं होती है, और मोहल्ले वाले अपने फुर्सत से आते हैं, जैसे उनको टाइम एडजस्ट हो जाएगा वैसे आते हैं। फिर औपचारिकता निभाने आते हैं, मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए, वो मेरे वक्त आया था मुझे भी उसके वक्त जाना चाहिए, वो सब फॉर्मेलिटीज निभाने के लिए। कोई आते सिर्फ मिलने के लिए, और कोई सिर्फ सूरत दिखाने के लिए आते हैं कि भाई पहचानता है, मिलने जाना चाहिए, इसलिए सिर्फ सूरत दिखाने के लिए। और जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है वो हमदर्दी जताने वाले बड़े बेदर्द होते हैं, मतलब जो सहानुभूति दिखाने के लिए जो आते हैं उनके दिल में एक्चुअली मरीज के लिए कोई भी दुख नहीं होता, जिस आना इसलिए आते और चले जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। उधर लिखा है अंतर स्पष्ट कीजिए, मतलब डिफरेंस बताना है प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल में, जो भी लेसन में आया हुआ है, या फिर अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो लेसन में क्या बोला था कि जो प्राइवेट अस्पताल होता है उसमें कई सुविधाएं बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू सार्वजनिक अस्पताल। क्योंकि सार्वजनिक अस्पताल क्या होता है, गवर्नमेंट का होता है, तो उसमें कई बार या फिर बहुत ज़्यादा वक्त कुछ सुविधाएं उपलब्ध होती ही नहीं है ना। उधर का जो मेल होता है, जो मरीज को दिया जाता है टाइम टू टाइम, वो या फिर उनका दवाई पथ्य, वो सब उधर का जो टाइम फैसिलिटीज वो ठीक नहीं होता। और प्राइवेट अस्पताल में मरीज की बहुत ज़्यादा केयर की जाती है। तो अभी मैं अपना आंसर लिख रही हूँ। प्राइवेट अस्पताल सार्वजनिक अस्पताल का डिफरेंस इधर है कि प्राइवेट अस्पताल में अच्छी सुविधाएं होती है और सार्वजनिक अस्पताल में कई बार सुविधाओं का अभाव होता है। अभाव होता है मतलब कमतरता होती है या फिर कमियां होती है कुछ सुविधाओं में। अभी देखते हैं कि प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड। हमने पहले भी देखा था कि प्राइवेट वार्ड मतलब खुला निमंत्रण होता है, समय भी की कोई पाबंदी नहीं होती, इसलिए प्राइवेट वार्ड का समय निश्चित नहीं होता। और जनरल वार्ड का समय जो होता है वो निश्चित होता है, मतलब अगर किसी को मरीज को मिलना होगा तो टाइम लिमिट होता है कि आप उसी टाइम में आइए और मरीज से मिलिए। अभी तीसरा प्रश्न है कि आकृति में लिखिए। क्वेश्चन है अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। तो जो अस्पताल में सोनाबाई आई थी तो उनके 4 बच्चे थे, और उसका आंसर है पेज नंबर 11 पर कि एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा था, दूसरा मेज पर चढ़ रहा था, और जो सोनाबाई की जो लड़की थी, छोटी लड़की, वो दवाई की शीशी के साथ कथक के लिए डांस कर रही थी। और जो चौथा लड़का था उनका, वो क्या कर रहा था कि लेखक के पैर के साथ जो थैली लटक रही थी रेत की, उसकी ऊपर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। तो उसने से लिखा है कि एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ रहा था, दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ रहा था, सोनाबाई की छोटी लड़की दवाई की शीशी के साथ कथक के लिए डांस कर रही थी, और जो लास्ट लड़का बचा था उनका, एक लड़का लेखक की टांग के साथ लड़की रेत की थैली के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। तो उसका आंसर ये है। तो अभी देखते क्वेश्चन नंबर 4, कारण लिखिए। क्वेश्चन है कि लेखक को अधिक गुस्सा पत्नी पर आया। अभी लेखक को अपनी पत्नी पर गुस्सा क्यों आया था? तो क्या हुआ था, जो मोटर वाला जो कमरे के सामने आया था उसमें अंदर से जो इंसान निकला था आंगूतक मतलब जिसको हम पहचानते नहीं या फिर अतिथि मेहमान, तो वो बहुत जोर जोर से रोने लग गया था। उसे देखकर पत्नी को ऐसा लगा कि लेखक का कोई करीबी दोस्त होगा या फिर रिश्तेदार होगा। इस वजह से उसने टैक्सी वाले का जो किराया था वो पूरा दे दिया था, और इसके कारण लेखक को अपनी पत्नी पर गुस्सा आया था। लिखा है मैंने, आंगूतक को रोते देखकर लेखक की पत्नी ने उसे कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार समझकर टैक्सी वाले के पैसे दे दिए थे। सेकंड क्वेश्चन है, लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित न हो। तो इससे उन्होंने क्यों कहा कि उनकी दूसरी टांग ऐसी जगह तोड़ना कि जहाँ पर उनका कोई भी परिचित न हो, जिसको जानते हो। तो क्या होता है कि जो हमदर्दी जताने वाले आते हैं वो बहुत परेशान कर देते और मरीज का आराम हराम कर देते। तो लेखक कहते कि ऐसी जगह टांग मतलब
ऐसी जगह उनकी टांग तोड़ना कि जिधर उनका परिचित ना हो, तो क्या होगा कि कोई भी उनको समय समय या फिर असमय में मिलने आकर परेशान भी नहीं करेगा। समय मतलब एक टाइम लिमिट होता है, असमय में मतलब कभी भी आकर उनको कोई भी परेशान नहीं कर सकता। तो लिखा है कि अगर उस जगह लेखक को परिचित अगर उस जगह लेखक के परिचित होंगे तो वो समय असमय मिलने आकर परेशान करेंगे। इस वजह से उन्होंने कहा कि जिधर परिचित नहीं होगा वैसी जगह मेरी टांग तोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 5, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं, वैसे ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे विविध टाइप्स के पशु पक्षी एक साथ रखे जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं चिड़ियाघर। फर्स्ट वाले का आंसर चिड़ियाघर। फिर जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है तो उसे लंगर भी कहते हैं और भंडारा भी बोलते हैं। और फिर 6th वाला है कि शब्द बनाएंगे, तो जो शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, उसको जो बाद लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो दर्द मतलब क्या, पीड़ा। उसके आगे बे लगा तो बेदर्द, उसका मीनिंग होता है जिसको कुछ भी किसी के लिए दुख दर्द नहीं होता है उसको बेदर्द बोलते हैं। और उसके पीछे लगा नाक तो होता है दर्दनाक, मतलब क्या, मतलब किसी को बहुत बड़ी दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए, मतलब मौत मिलते समय उसको बहुत पीड़ा होनी चाहिए, उसको बोलते हैं दर्दनाक। वैसे निश्चित, आगे लगेगा तो अनिश्चित, और पीछे तार लगेगा प्रत्यय तो निश्चितता। तो अब यह बात ध्यान में रखना कि शब्द से पहले मतलब किसी भी शब्द से पहले जो भी लगेगा उसको उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के बाद में जो लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। और उस वजह से शब्द जो मिडल वाला होता है उसको बहुत सारे अर्थ बदल जाते हैं। बेदर्द और दर्दनाक दोनों में डिफरेंस पड़ता है और दोनों का मीनिंग भी बहुत अलग होता है, ध्यान में रखना। स्वाध्याय के अंतिम में एक स्वमत है कि मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके विषय पे लिखना है। तो अभी हमने पूरा लेसन पढ़ा, तो उसके ऊपर से जो समझा वो बोलती हूँ कि अगर हमको मरीज से मिलने जाना चाहिए तो हमारी वजह से उसको कुछ भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे सोने पे 4 बच्चों को लेके गई थी, तो वैसे हमें बच्चों को लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे एक जगह पर स्थिर नहीं बैठ सकते, बहुत शैतानियाँ करेंगे, उसकी वजह से मरीज को परेशानी हो सकती है। इसलिए कभी भी हम किसी को हमदर्दी देने के लिए जाएंगे या फिर सहानुभूति दिखाने के लिए जाएंगे तो बच्चों को साथ लेकर नहीं जाना है। और अगर आप चले भी गए उनसे मिलने और वो पेशेंट सोया होगा तो उसको जगाना नहीं है। अगर जब तक वो उठता है तब तक उसकी राह देखो, नहीं तो अपने रास्ते चले जाओ, नहीं दोबारा मिलने के लिए आप उसे जबरदस्ती उठाना नहीं चाहिए। और हाँ, जो हम जाते हैं कभी कभार मिलने के लिए तो एक निश्चित समय में जाए, एक टाइम लिमिट होता है कि हम इस समय में मिलने के लिए आ जाए, या फिर कॉल करके पहले पूछ लो कि हम इस समय में मिलने के लिए जा सकते हैं क्या, ताकि तुमको भी कुछ परेशानी ना हो, ना कि मरीज को कुछ परेशानी हो तुम्हारे उस टाइम की वजह से। तो तुम इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करके भी लिख सकते हो, अपना स्वमत लिख देना और एक बार लेसन को पूरा पढ़ लेना।